बरखापुर गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन बहुत गरीब था। उसके पास सिर्फ एक बकरी थी जिसका दूध बेचकर वो अपने घर का गुजारा करता था। एक बार मोहन की बीवी कमला बीमार पड़ गई। मोहन के पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने फैसला किया कि वो बकरी को बेचकर अपनी पत्नी का इलाज करवाएगा। ये सोचकर मोहन अपनी बकरी को लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार का रास्ता जंगल से होकर जाता था। जंगल में उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। मोहन उस अम्मा के पास जाता है और पूछता है, अरे अम्मा, आप यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हैं? बेटा, मैं दूसरे गांव से आई हूँ। मुझे पास के गांव में जाना था, पर मैं रास्ता भटक गई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है, इसलिए मुझसे चला नहीं जा रहा, तो मैं यहाँ रुककर आराम कर रही हूँ। अम्मा, आपको जिस गांव में जाना है वो गांव तो यहाँ से बहुत दूर है। मैं अपनी बकरी को शहर में बेचने जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं अभी इसका दूध निकाल कर आपको पिला सकता हूँ, जिससे आपकी भूख शांत हो जाएगी। तुम्हारी बहुत कृपा होगी बेटा। उसके बाद मोहन कटोरी में बकरी का दूध निकालकर अम्मा को देता है। अम्मा वो दूध पी लेती है, जिससे उनकी भूख शांत हो जाती है। उसके बाद अम्मा मोहन से पूछती है, बेटा, इस बकरी का दूध तो बहुत स्वादिष्ट है, पर तुम इस बकरी को बेचने क्यों जा रहे हो? क्या बताऊँ अम्मा, बेचना तो मैं भी नहीं चाहता, पर क्या बताऊँ, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं इस बकरी को बेचने जा रहा हूँ, जिससे मैं अपनी बीवी का इलाज करवा सकूं, क्योंकि इसके अलावा अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मोहन की ये बात सुनकर अम्मा कहती है, बेटा, तुमने और तुम्हारी इस बकरी ने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए अब तुम्हें इस बकरी को बेचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अम्मा, अगर मैं इस बकरी को नहीं बेचूंगा तो अपनी पत्नी का इलाज कैसे करवाऊंगा? मोहन की ये बात सुनकर वो अम्मा एक मंत्र पढ़ती है। मंत्र पढ़ते ही बूढ़ी अम्मा के हाथों में एक अंगूठी आ जाती है। यह देखकर मोहन चौंक जाता है। वो बूढ़ी अम्मा अंगूठी मोहन को देते हुए बोलती है, लो बेटा, इस अंगूठी को तुम अपने हाथ में पहन लो। ये एक जादुई अंगूठी है। जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो इस अंगूठी को चूमना। तुम्हारे पास जादुई सोने के कंगन का पेड़ आ जाएगा। तुम उस पेड़ से अपनी जरूरत के अनुसार कंगन ले लेना और फिर वो पेड़ अपने आप गायब हो जाएगा। पर याद रखना, तुम्हारे अलावा कोई और इस अंगूठी का इस्तेमाल ना करे, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। मोहन बूढ़ी अम्मा की बात बड़े ही ध्यान से सुनता है और कहता है, धन्यवाद अम्मा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। अब मैं अपनी पत्नी का इलाज अच्छे से करवा पाऊंगा। इतना बोलकर मोहन अपनी बकरी को लेकर गांव वापस आ जाता है। उसे देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है, आप तो बकरी को बेचने बाजार गए थे, तो फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे कमला, अब हमें अपनी बकरी को बेचने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्यों? उसके बाद मोहन अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और उसे जादुई अंगूठी दिखाता है। रुको, मैं इस अंगूठी का इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद मोहन उस अंगूठी को चूमता है। अंगूठी चूमते ही उसके सामने एक सोने के कंगन का पेड़ आ जाता है। सोने के कंगन के पेड़ को देखकर मोहन और उसकी बीवी कमला बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद मोहन उस पेड़ से कुछ सोने के कंगन तोड़ लेता है। मोहन के कंगन तोड़ने के बाद वो पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। कमला, मैंने इस पेड़ से जरूरत के अनुसार कंगन तोड़ लिया है। अब मैं इन कंगन को बेचकर मिले हुए पैसों से तुम्हारा इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। उसके बाद मोहन उस कंगन को सुनार के पास बेचकर उनसे मिले हुए पैसों से अपनी पत्नी का अच्छे से इलाज करवाता है। कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसे ही अब रोज मोहन अपनी जरूरत के हिसाब से सोने के कंगन के पेड़ से अपनी जरूरत अनुसार कंगन तोड़ने लगा। धीरे धीरे मोहन की गरीबी खत्म हो जाती है। अब मोहन गांव में भी सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। मोहन के पास इतना पैसा देखकर
गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। गांव के दो लोग बिरजू और रघु को ये राज नहीं आता कि मोहन इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया। अरे, इस गरीब मोहन के पास इतने पैसे कहाँ से आए जो ये जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है? भाई, हमें मोहन पर नजर रखनी पड़ेगी। वो दोनों मोहन पर नजर रखने लगे। ऐसे ही एक दिन बिरजू घर के खिड़की से मोहन के घर के अंदर झांक रहा था। तभी उसे सोने के कंगन का पेड़ दिखाई देता है। ये देखकर बिरजू बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और सोचने लगता है, सोने के कंगन का पेड़? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये सोचकर बिरजू अपनी आंखें मलता है और एक बार फिर उस पेड़ की तरफ देखता है और सोचता है, अच्छा, तो ये मोहन के पास ये जादुई सोने के कंगन का पेड़ है। इसी सोने के कंगन के पेड़ की वजह से वो इतना धनवान हो गया है। मुझे ये बात अभी रघु को बतानी होगी। बिरजू जल्दी से रघु के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। क्या कह रहे हो भाई? अगर ऐसा है तो रात में जब सब सो जाएंगे तो हम मोहन के घर में डाका डाल देंगे। उस पेड़ के सारे सोने के कंगन चुरा लेंगे। तुम ठीक कह रहे हो रघु। रात होते ही बिरजू और रघु पेड़ के सोने के कंगन चुराने के इरादे से रघु के घर जाते हैं, पर उन्हें वो पेड़ कहीं नहीं दिखता। फिर रघु गुस्से से बिरजू को घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है, अरे बिरजू, वहाँ तो कोई कंगन का पेड़ है ही नहीं। तुमने मुझे पागल बनाया। अरे नहीं रघु, मैं तुम्हें पागल नहीं बना रहा। मैंने सचमुच मोहन को उस पेड़ में से सोने के कंगन तोड़ते हुए देखा था। तू मुझे अपने जैसा पागल समझ रहा है क्या? मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर रघु वहाँ से चला जाता है, लेकिन बिरजू उस सोने के कंगन के पेड़ को नहीं भूल पाता। मैंने मोहन के घर सोने के कंगन का पेड़ देखा तो था, लेकिन बाद में वो पेड़ कहाँ गायब हो गया? ये सोचते हुए बिरजू वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले ही दिन वो फिर से मोहन पर नजर रखने लगता है और उसके घर के अंदर झांकने लगता है। आज तो मैं उस सोने के कंगन के पेड़ का रहस्य पता लगा कर ही रहूंगा। बिरजू काफी देर तक मोहन के घर के बाहर खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद मोहन रोज की तरह उस सोने की अंगूठी को पहनकर उसे चूमता है। अंगूठी चूमते ही उसके सामने सोने के जादुई कंगन का पेड़ आ जाता है। वो उसमें से अपनी जरूरत के अनुसार कंगन तोड़ लेता है। थोड़ी देर बाद वो पेड़ गायब हो जाता है। ये सब छुपकर बिरजू देख रहा था। अच्छा, तो इस तरह उस पेड़ को बुलाया जाता है। मैं आज रात ही मोहन से उस अंगूठी को चुरा लूंगा और उस सोने के कंगन के पेड़ को बुलाकर बहुत अमीर हो जाऊंगा। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला जाता है और रात होने पर छुपकर मोहन के घर के अंदर आता है। वो देखता है कि मोहन बहुत आराम से सो रहा है। किसी तरह उसकी अंगूठी चुरा लेता है और वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचता है। अरे वाह, अंगूठी मैंने चुरा ही ली। अब मैं भी अमीर बन जाऊंगा। अब मेरे पास भी कभी न खत्म होने वाले पैसे होंगे। अब मैं भी जल्द से जादुई सोने के कंगन वाले पेड़ को बुला लेता हूँ। ऐसा बोलकर बिरजू जैसे ही उस अंगूठी को पहनकर चूमता है तो उसे जोर का करंट का झटका लगता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। वो उठने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ना ही वहाँ से उठ पाता है और ना ही कुछ बोल पाता है। जब अगली सुबह मोहन को बिरजू के बारे में पता चलता है तो वो उसके घर जाता है और उससे बोलता है, बिरजू, ये अंगूठी सिर्फ मेरे हाथ में ही काम करता है, क्योंकि बूढ़ी अम्मा ने ये वरदान सिर्फ मुझे ही दिया था और उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि मेरे अलावा अगर कोई और इंसान इसका उपयोग करेगा तो उसके साथ कुछ बुरा होगा। अगर तुम्हें धन चाहिए था तो मुझसे मांग लेते, मैं कभी मना नहीं करता, पर तुमने चोरी की इसलिए तुम्हें ये सजा मिली है। इतना कहकर मोहन अपनी अंगूठी ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। बिरजू को उसके किए की सजा मिल जाती है और उधर मोहन जादुई अंगूठी से खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। जादुई 3 छोटी परियां। एक बार की बात है, पृथ्वीलोक से कोसों दूर परीलोक में 3 छोटी परी बहनें जैस्मीन, ट्विंकल और डेजी परी आपस में बात कर रही थी। हमारे पास इतनी जादुई शक्तियां हैं, पर हम इसका उपयोग अपने परीलोक में क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे परीलोक में सभी को जादू आता है, इसलिए हमारा जादू यहाँ काम नहीं करता।
ट्विंकल बिल्कुल सही कह रही है, हमें कहीं और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करना होगा। फिर तो एक ही जगह है जहां हम अपने जादू का प्रयोग कर सकते हैं, वो पृथ्वी लोक है। ये तुमने बिल्कुल सही कहा, धरती पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी जरूरत होगी, क्यों ना हम धरतीवासियों की सहायता करें। ऐसा कहकर तीनों परियां पृथ्वी लोक की ओर उड़ चली। वो तीनों एक गांव में पहुँची। उन्हें वहाँ एक दुखी बूढ़ी औरत दिखाई दी जो अपनी टूटी हुई झोपड़ी के सामने बैठी हुई थी। चलो रूप बदलकर हम उनकी मदद करते हैं, उन बूढ़ी अम्मा के लिए एक नया घर बना देते हैं। तीनों परियां अपना रूप बदल लेती है। ट्विंकल परी बूढ़ी अम्मा के रहने के लिए नई झोपड़ी बनाकर देती है। बूढ़ी अम्मा नई झोपड़ी देखकर बहुत खुश होती है और रोते हुए उन तीनों परियों को दुआएं दी। चलो हमारा जादू किसी के तो काम आया, चलो आगे चलकर देखते हैं। जब तीनों परियां गांव में घूम रही थी तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे ये तो किसी के रोने की आवाज है। ये आवाज तो सामने वाले घर से आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। तीनों परियां उस घर के पास गए और चुपके से खिड़की से अंदर झांका तो उन्होंने देखा एक लड़की कमरे में बैठकर रो रही थी। मैं अकेले घर का काम कैसे करूं? पूरे घर की सफाई मैं आधे घंटे में कर पाऊंगी, मेरी मदद करो भगवान। तीनों परियां उसे रोता हुआ देखकर बहुत दुखी होती है। तीनों परियां अपना रूप बदलकर उसके पास गई। वो छोटी सी लड़की उन तीनों परियों को देखकर बोली, कौन हो तुम? तब ट्विंकल परी बोली, दरअसल हम सब परियां हैं, हम जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं। हमने देखा कि तुम रो रही हो, इसलिए हम तुम्हारी परेशानी को दूर करने आए हैं। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चुटकी है। मेरी परेशानी कोई दूर नहीं कर सकता। मेरी सौतेली माँ बस आती ही होगी। अगर मैंने समय पर यह घर साफ नहीं किया तो वो मुझे बहुत मारेगी। बस इतनी सी बात? ये तो हमारे लिए चुटकियों का काम है। तुम वहाँ आराम से कुर्सी पर बैठ जाओ, घर की सफाई हम कर देंगे। चुटकी चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ गई। देखते ही देखते तीनों परियों ने घर का सारा काम मिनटों में कर दिया। ये देख चुटकी हैरानी में पड़ गई। ये देखो चुटकी, हमने तुम्हारा काम कुछ ही मिनटों में कर दिखाया। अब तुम्हें अपनी सौतेली माँ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबने मेरी मदद की, उसका धन्यवाद। चुटकी, आज के बाद जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो हमें बस याद कर लेना। हम जहाँ भी होंगे तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगे। तीनों परियां चुटकी की मदद करके वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद जब चुटकी की सौतेली माँ बिंदिया घर वापस आई तो कमरे को इतना साफ और चमकदार देखकर हैरानी से बोली, अरे ये क्या, इसने इतनी जल्दी घर का काम कैसे खत्म कर लिया? अब इसको परेशान करने के लिए मुझे और भी काम बढ़ाने होंगे ताकि ये काम पूरा ना कर पाए। चुटकी इधर आ, मैंने गंदे कपड़े भिगो कर रखे हैं, जाकर उन्हें धो, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी कर। सारा काम जल्दी हो जाना चाहिए, मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ। चुटकी मन ही मन बोली, इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूँगी? मैं जल्दी से परियों को बुलाती हूँ। चुटकी ने परियों को याद किया। कुछ ही पल में तीनों परियां वहां आ पहुंची। चुटकी परियों को सारी बात बताती है। फिर तीनों परियां जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर वहां से चली गई। तब बिंदिया ने चुटकी को पुकारा, अरे करमचली, काम खत्म कर लिया? माँ, सारा काम हो चुका है और कुछ करना है। इतनी जल्दी तूने काम खत्म भी कर लिया और खाना भी बना लिया? बिंदिया ने जब खाने की टेबल पर देखा तो बोली, अरे खाना तो दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, जरूर दाल में कुछ काला है। इतनी जल्दी और इतना बढ़िया खाना, ये तो कोई जादू लगता है। कल देखती हूँ ये मेरा दिया हुआ काम कैसे पूरा करती है। अगले दिन, चुटकी, मैं बाजार जा रही हूँ, ये 2 बोरियां हैं, इन बोरियों में चावल और दाल मिले हुए हैं। शाम तक इनमें से चावल अलग और दाल अलग करके रखना, समझी? ये कहते हुए बिंदिया बाजार चली गई। उधर चुटकी सोच में पड़ गई।
सौतेली माँ मुझे कैसा कठिन काम दे गई है। मैं चावल और दाल कैसे अलग कर पाऊंगी। मैं एक बार उन मददगार परियों को बुलाकर पूछती हूँ, शायद वो ये काम कर पाए। चुटकी ने फिर से उन परियों को याद किया और देखते ही देखते तीनों परियां वहां आ पहुंची। क्या हुआ चुटकी, तुम आज बहुत ही परेशान दिख रही हो। आज काम ही कुछ ऐसा है। सौतेली माँ ना जाने मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है। आज मुझे दाल और चावल एक साथ मिले ये 2 बोरियां देकर गई है और शाम तक दाल और चावल अलग अलग करके रखने के लिए कहा है। बस इतनी सी बात। जैस्मीन, डेजी, चलो दिखाते हैं अपना कमाल। हमारी प्यारी चुटकी परेशानी में है, ये हम नहीं देख सकते। फिर तीनों परियां मिलकर दोनों बोरियों में से दाल चावल अलग करके अलग अलग बोरियों में बांध देती है। चुटकी परियों का धन्यवाद करते हुए बोली, अगर आज आप तीनों नहीं होती, पता नहीं आज मेरा क्या होता। चुटकी, हम तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा आते रहेंगे। अब तुम शाम तक बेफिक्र होकर आराम करो। अब हम चलते हैं। शाम को जब बिंदिया वापस लौटी तो दाल और चावल को अलग अलग देखकर उसे कुछ शक हुआ और वो सोचती है कि जरूर कोई उसकी मदद कर रहा है। फिर एक दिन वो चुपके से उन तीनों परियों को चुटकी की मदद करते हुए देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है, ये परियां इसकी मदद कर रही है। तभी तो मैं सोचूं ये इतनी जल्दी जल्दी काम कैसे कर लेती है। इस बार जब ये तीनों परियों को बुलाएगी तब मैं उन्हें अपने कब्जे में कर लूंगी और उनसे मनचाहा काम करवाऊंगी। ये कहते हुए बिंदिया उन तीनों परियों को कैद करने की तरकीब सोचती है। फिर अगली सुबह, देख चुटकी, अगर तूने परियों को नहीं बुलाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। चुपचाप उन तीनों परियों को बुलाकर बोल कि इस बड़े संदूक की सफाई करनी है। पर माँ, वो मेरी मददगार है, मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकती। जल्दी बुला उन जादुई परियों को, वरना तेरी खैर नहीं। मैं कमरे में जाकर छुप जाती हूँ, जल्दी बुला उन्हें। सौतेली माँ के डर से चुटकी रोते हुए तीनों परियों को बुलाती है। तब वहाँ सिर्फ 2 परियां आई। क्या हुआ चुटकी, तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें कुछ कहा क्या? तुम रो क्यों रही हो? रोना बंद करो और हमें बताओ क्या हुआ है। माँ ने आज इस बड़े संदूक को साफ करने के लिए कहा है, पर आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। मैंने ऐसे ही आपको याद कर लिया था। चुटकी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों छोटी परियां संदूक के अंदर घुसकर सफाई करने लगी। तब बिंदिया झट से आकर संदूक बंद कर उसमें ताला लगा देती है। चुटकी, संदूक खोलो, हम दोनों अंदर बंद हो गए हैं। माँ, संदूक को खोल दो। छोटी परियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो तो मेरी सहायता कर रही थी। माँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें आजाद कर दो। ये कहते हुए चुटकी रोने लगी। तभी अचानक वहाँ ट्विंकल परी आ गई। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरी दोनों बहनें तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आ गई थी। मैं कहीं और गई थी किसी और की मदद करने। कहाँ है मेरी दोनों बहनें? तभी संदूक में से आवाज आई, हमें बाहर निकालो ट्विंकल, हम अंदर हैं, हमें बाहर निकालो। ट्विंकल परी ने अपनी जादुई छड़ी से उन दोनों को संदूक से बाहर निकाला। दोनों परियां सारी बात ट्विंकल परी को बताते हैं। तब ट्विंकल परी बिंदिया से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटी सी बच्ची पर अत्याचार करती हो। बोलो, क्या सजा दे तुम्हें? यदि आज के बाद तुमने चुटकी को जरा सा भी दुख पहुंचाया तो तुम्हें बंदरिया का रूप देकर जंगल में छोड़ देंगे, फिर उम्र भर जंगल में भटकते रहना। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद चुटकी को तंग नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से बिंदिया ने चुटकी को परेशान करना छोड़ दिया। अब चुटकी खुशी खुशी अपनी सौतेली माँ के साथ रहने लगी।